Hi everyone, today I shall discuss about the some numerical problems. Let us try to solve the numerical problems which is given this one. A square sheet of side capital L is placed horizontally. A point charge Q equals plus 10 microcoulomb is placed at height of L upon 2 from its center as shown in figure. Find the electric flux passing through the square. एक वर्गाकार चादर जिसकी लंबाई कैपिटल एल है को क्षैतिज रूप में रखा गया है। इसके केंद्र से एल अपान 2 ऊंचाई पर प्लस 10 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थित है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर। इस वर्गाकार भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस स्क्वायर को हम एक घन के फलक को मान लेते हैं, यानी घन में कुल 6 फलक होते हैं, किसको एक फलक मान लेते हैं और शेष 5 फलकों को बना लिया जाए। यानी टू सॉल्व इट एट फर्स्ट we consider one face of a cube and construct rest 5 faces of the cube as it is shown here. Now we consider a cube of the side capital L and this charge is placed at the height of L upon 2 from the center of this square sheet. Now, as we know that the total electric flux total electric flux passing through the complete cube, that is Q upon epsilon naught। इसको फिर से देख लिया जाए। ये एक दिया गया वर्गाकार शीट है, यानी स्क्वायर शीट है, जिसका सेंटर है। इसके सेंटर से L अपॉन 2 ऊंचाई पर एक आवेश 10 माइक्रोकूलाम का रखा गया है और इस शीट की जो लंबाई है वो कैपिटल एल है। नाउ वी कंस्ट्रक्ट ए क्यूब हुज वन फेस बी दिस स्क्वायर शीट। एक ऐसे घन को खींचा जाए जिसका एक फलक ये वर्गाकार शीट हो, और जब इसको खींचा जाएगा, देखिए इस तरह से इसका एक हमने घन बना लिया। और घन को बनाने पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है L/2 है, यहाँ से यहाँ तक की L/2 पूरा मिल गया कैपिटल एल, यानी टोटल side length becomes capital L. Now apply the Gauss theorem. The total electric flux passing through this complete cube will be phi equals Q upon epsilon naught. As we know, the electric flux through a closed surface is given by the 1 upon epsilon naught times of the charge enclosed. Therefore, total electric flux passing through the complete cube will be Q by epsilon naught. We can say in the very simple language, there are 6 faces, 1, 2, 3,
4, 5 and front side 6. 6 faces are associated with Q upon epsilon naught flux. Therefore, one phase will be associated Q upon 6 epsilon naught. Therefore, this is one phase. Therefore, the electric flux passing through this square or this phase will be Q upon 6 by 6 epsilon naught. इसको हिंदी में समझने का प्रयास करें. ये एक वर्गाकार शीट है जिसके सेंटर से L/2 हाइट पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया है. चूंकि साइड इस वर्गाकार शीट का कैपिटल L दिया गया है, अतः कैपिटल L भुजा वाले एक घन को निर्मित कर लिया जाए और ये मान लिया जाए कि ये जो आवेश है इसके ठीक सेंटर पर है. और इस तरह से जब इस पूरे क्यूब को कंसीडर करेंगे तो चूंकि क्यूब एक क्लोज्ड सरफेस हो गया और इस क्लोज सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गॉस के नियम के अनुसार होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, चूंकि घन में कुल 6 फलक होते हैं, यानी देयर आर 6 फेसेस इन द क्यूब. So we can say in very simple language the electric flux associated with 6 faces equals Q by epsilon naught, यानी 6 फलक से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स Q by epsilon naught है. Therefore electric flux associated with one phase will be Q upon 6 epsilon naught. Okay. Now one important thing, यहाँ पर हमने इस आवेश को सेंटर पर माना है और अगर ये सेंटर पर नहीं है, मान लीजिए ये यहाँ कहीं है, तो देख रहे हैं इस फेज से ये L/2 दूरी से कम है और इस फेज के लिए L/2 दूरी से ये अधिक है, यानी R is less than L/2, R is greater than L/2. जिस फलक से इसकी दूरी कम होगी उससे फ्लक्स जो गुजरता है उससे ज़्यादा होगा, यानी जिस फेज से या फलक से इसकी दूरी कम होगी उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा और जिस फेज से दूरी इसकी ज़्यादा होगी उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कम होगा. दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ओके, लेट अस ट्राई द next part. This is a important question. Q coulomb charge is lying inside a hollow cylinder. This one, Q coulomb charge is lying inside a hollow cylinder. If the flux diverging out from curved surface of cylinder is 5 voltmeter, calculate the flux diverging out from any plane surface of cylinder. Q आवेश इस सिलेंडर के अंदर रखा गया है और इसके वक्रीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स फाई है. तो इसके दोनों तलों में से किसी एक समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है. चलिए इसको ट्राई करते हैं. ओके, लेट अस ट्राई.
This is the cylinder and point charge Q is placed here. Means at the midpoint of the axis. Means Q is placed in the middle of the cylinder. We are considering this one. Means Q is placed in the middle inside the hollow cylinder. Now, suppose the electric flux associated with this one and this one be respectively phi 1 and phi 2. Since it is a positive charge, therefore electric field line will go in this way. Therefore, this will be direction of the electric field. This will be direction of the electric field. Now, draw the perpendicular to this plane. This will be area vector. And draw the perpendicular to this plane. This will be area vector. Theta is 0 here. Theta is 0. Now, here we are observing that the Q is placed at the midpoint of the axis. Therefore, this distance and this distance, and both the distances of the plane from the position of the charge are the same. Therefore, electric flux passing through this plane and passing through this plane will be the same. Suppose phi 1 and phi 2 be phi. Now the total electric flux will be phi E equals Q by epsilon naught by the Gauss theorem. Now, in the case of the cylinder, there are three surfaces, 1, 2, and this is third curved surface. समतल पृष्ठ पहला, दूसरा समतल पृष्ठ, तीसरा है वक्र पृष्ठ. Therefore, total electric flux phi will be phi 1 plus phi 2 plus phi 3. As we have already determined, phi equals Q by epsilon naught. Now put here Q by epsilon naught. Phi 1 and phi 2 are considered to be the same. Therefore, this will be 2 phi plus phi 3. Phi 3 is given according to question. The electric flux passing through the curved surface is phi. Therefore, it is capital phi. Therefore, let us consider phi 1 and phi 2 to be phi prime. So, this is phi prime. Therefore, twice phi prime equals Q by epsilon naught times phi. Phi is the electric flux associated with the curved surface. Means this is the cylinder, phi prime are the electric flux with associated with the planes surfaces, and this is the phi. Therefore, total electric flux phi equals now phi we have already determined Q by epsilon naught implies that twice phi prime equals Q by epsilon naught minus phi implies that phi prime equals 1 by 2
q by epsilon minus phi. This is the electric flux associated with any one plane surface of the cylinder, provided the given charge is placed at the midpoint of the axis. If point charge is not placed at the midpoint of the axis, then the electric flux passing through the two plane surfaces will be different. Now let us solve another problem. This is also important question and has been asked in the board examination. A disc of radius 10 centimeter radius is given, that is 10 centimeter, convert it into meter, equals meter. It is placed in the uniform electric field, capital E, Newton per coulomb. Electric field is given, means this disk is placed in the electric field of the intensity this one and its radius is small r. यानी एक डिस्क है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 4 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलाम वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जा रही है। और जब इसको वैद्युत क्षेत्र पे रखते हैं तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. So find out the passing electric flux through the disk. Therefore, phi E equals E into A cos theta. E is given 4 into 10⁻². Area is not given, but radius is given. Area will be pi r square, that is 3.4 into 10⁻², because 10⁻⁻1 multiplied by 10⁻⁻1, that will be 10⁻⁻² will be 3.14 multiplied by 10⁻⁻². This is 3.14 into 10⁻⁻², 10⁻⁻², 10⁻+2 will be cancelled. Remain 16.5. This is the 12.56 Newton meter square per coulomb, the required electric flux. But pay attention, cos theta is 60 degree. So we have not put here